Hello and welcome. मेरा नाम है अभिषेक. So today we are going to discuss one of the important chapter of corporate financial reporting is business combination in AS 103. So basically in the study mat of CMA final there are 23 questions is given. So I will discuss all the 23 questions one by one. So in this video I will discuss only first 5 question and the remaining question will be discussed on the next upcoming videos. Okay, so and remember this video is only for CMA final students, not for CA final students, and I will only discuss the question which is given in the study mat only. And third is like at least you should done this chapter earlier, otherwise there are lots of concepts are there, so I'm not going to discuss all the concepts in this video. I will discuss only the questions which is given in the CMA final study mat. Okay, so let's start. So the first question is which is given in the study mat is A Limited acquire B Limited of rupees 9,60,000. The fair value of B Limited net assets at the time of acquisition is rupees 8 lakh. हमको फाइंड करना है गुडविल एंड जनरल एंट्री करनी है इन द बुक ऑफ ए. ओके, सो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें कि इसमें एक्वायरर कौन है, एक्वायरी कौन है. तो एक्वायरर है आपका ए लिमिटेड. सो वी हैव टू एज्यूम दैट ए लिमिटेड इज अ लीगल एज वेल एज अकाउंटिंग एक्वायरर बोथ. ओके, कई बार ऐसा होता है कि लीगल एक्वायरर अलग हो और अकाउंटिंग एक्वायरर अलग होगा. कई बार ऐसा हो सकता है, बट इसमें हम ये एज्यूम करना है कि जो ए लिमिटेड है वो लीगल एक्वायरर भी है और अकाउंटिंग एक्वायरर भी है. ओके, सो मैं आपको इस क्वेश्चन को फ्रेम कर देता हूं. क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 ये बात करता है, बोलता है ए लिमिटेड एक्वायर कर रहा है बी लिमिटेड को रुपीज 9,60,000 रुपीज में. ओके, और हमने ये देखा कि एक्वायर कितने में किया इसने 9,60,000, और जो बी लिमिटेड के नेट एसेट्स हैं एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वो आपके हैं 8 लाख रुपीज के. ओके सर, 8 लाख रुपीज के क्या है ये बी लिमिटेड के फेयर वैल्यू के एसेट्स हैं. यानी कि अगर मैं बात करूं तो बी लिमिटेड है, इसके जो नेट एसेट्स हैं उसकी जो फेयर वैल्यू है वो आपका गिवन है 8 लाख रुपीज. ओके, तो सर हमें गुडविल निकालना है ना इसमें. तो गुडविल निकालने का आपका फॉर्मूला जो होता है वो हमें पता है. गुडविल निकालने का फॉर्मूला जो हमें पता है वो क्या है, हमें पहले निकालना है फर्स्ट इज गुडविल. सो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स. ओके, तो कंसिडरेशन कितना है, हम कितने रुपए देकर के बी लिमिटेड को एक्वायर कर रहे हैं. बी लिमिटेड को हम क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहा है कौन, ए लिमिटेड एक्वायर कर रहा है 9,60,000 रुपीज पे करके. एंड कितने के एसेट्स बी लिमिटेड के ए लिमिटेड एक्वायर कर रहा है 8 लाख रुपीज के. ओके, यानी कि 8 लाख के एसेट्स परचेज कर रहा है 9,60,000 का पेमेंट करके. तो सर इतना ज्यादा पेमेंट क्यों कर रहा है जबकि बी के एसेट्स तो 8 लाख के हैं. तो सर ये जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है उसका रीजन है गुडविल. बी लिमिटेड की गुडविल ऐसी है कि हमें उसकी गुडविल के लिए उसे एक्स्ट्रा 1,60,000 रुपीज पे करने हैं. ओके सर, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हमने गुडविल निकाल लिया, अब हमें जर्नल एंट्री बतानी है इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड. अच्छा, तो ए लिमिटेड की बुक में हमें अगर जर्नल एंट्रीज बतानी है ओके, सो हमने एसेट्स कितने के एक्वायर किए थे ए लिमिटेड के. सो ये हम किसकी बुक में कर रहे हैं, इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड. तो ए लिमिटेड ये बोलता है कि मेरे पास कितने के एसेट्स हैं. हमने पढ़ा था डेबिट क्रेडिट का रूल की डेबिट व्हाट्स कम्स इन,
तो ये बोलते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास आया एसेट्स, तो नेट एसेट्स हमारे पास कितने के आए, 8 लाख के आए। अच्छा, मेरे पास से क्या गया, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। हमारे पास से गया कंसिडरेशन, पैसे गए हमारे पास से, तो हमारे पास से कितने रुपए गए, 9,60,000 रुपीज गए डेबिट एंड टू कंसिडरेशन। अच्छा, तो इसका जो डिफरेंस है वो हमने लिख दिया गुडविल। तो हमने गुडविल कितने का, हमने गुडविल के लिए कितना पेमेंट किया, हमने पेमेंट किया 1,60,000 रुपीज। किस लिए, गुडविल के लिए हमने पे किया। अच्छा, तो सर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने गुडविल निकाल दिया। गुडविल का फॉर्मूला मैंने बताया आपको गुडविल का फॉर्मूला इसमें है कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। सर ये क्वेश्चन तो इजी था, हमने कर लिया। सर हमें ना बट बेसिक कंसेप्ट बता दीजिए कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को, ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड को किस किस तरह से एक्वायर कर सकता है। क्या वो सिर्फ पैसे दे के एक्वायर कर सकता है, या उसको शेयर्स भी इशू कर सकता है अपने, या वो उसकी लायबिलिटी रेज कर सकता है। तो किस किस तरीके से वो बी लिमिटेड को एक्वायर कर सकता है, तो क्या क्या मेथड है एक्वायर करने के। ओके, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। छोटा सा कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है कि लेट सपोज ए लिमिटेड है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। ए लिमिटेड एक्वायर करता है बी लिमिटेड को, एक्वायर, और बदले में इसको क्या पे करेगा, कंसीडरेशन पे करेगा। क्या पे करेगा, कंसीडरेशन। अच्छा, और बी लिमिटेड को, ए लिमिटेड को क्या देगा, अपने एसेट्स देगा, नेट एसेट्स। ठीक है, ये जो ए लिमिटेड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे एक्वायरर, और जो बी लिमिटेड है इसको हम बोलेंगे एक्वायरी। ओके, तो सर एक बात बताइए, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 100% परचेस कर सकता है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को 100% पूरा परचेस कर सकता है, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल ए लिमिटेड के पास आ जाएगा अब, यानी कि अब बी लिमिटेड को ए लिमिटेड कंट्रोल करेगी, या तो ए लिमिटेड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, या ए लिमिटेड को अब कंट्रोल करेगी बी लिमिटेड को कंट्रोल करेगी ए लिमिटेड। ठीक है सर, तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल की मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था। तो गुडविल के लिए मैंने आपको ये बताया था कि कंसीडरेशन में से नेट एसेट्स माइनस कर देंगे। ठीक है सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए लिमिटेड कहे कि बी लिमिटेड को कि मैं आपको 80% एक्वायर करता हूं, यानी कि 20% मैं आपको एक्वायर नहीं करूंगा। लेट सपोज, अगर देखो एक्वायर दो तरह से हो सकता है, या तो आप उसके पूरे नेट एसेट्स ले लो, या आप उसके पूरे जितनी भी शेयर होल्डिंग है बी लिमिटेड की, आप उसकी पूरी शेयर होल्डिंग को एक्वायर कर लो। ठीक है, तो आपने बी लिमिटेड के, मान लीजिए लेट सपोज आपने 80% एक्वायर किया, तो 80% एक्वायर किया, तो अभी भी बी लिमिटेड के अंदर 20% आउटसाइडर का पैसा अभी भी लगा हुआ है, यानी कि अभी भी टोटल ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर नहीं किया। तो जो आउटसाइडर का रिमेनिंग 20% है, हम उसको कहेंगे, अगर मान लीजिए 100% परचेज करता तो यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अराइज नहीं होता। मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर आप 100% परचेज करते हैं बी लिमिटेड को तो आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अराइज नहीं होगा। बट अगर आप लेस देन 100%, आप कितना भी, यानी कि आपने अगर 80% एक्वायर किया तो आपका अराइज हो जाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आउटसाइडर का भी पैसा लगा हुआ है इसमें, बी लिमिटेड के अंदर आउटसाइडर ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ए लिमिटेड के अलावा अभी भी 20% बाहर का पैसा है इसमें बिजनेस के अंदर। सर एक बात बताइए, हमने पे किया, लेट सपोज मैं आपको गुडविल के लिए एग्जांपल देता हूँ कि 100 रुपीज हमने पे किया। ठीक है, तो हम उससे क्या ये बोलेंगे कि आप, हमने 100 रुपीज पे किया, उसकी जो नेट एसेट्स हैं वो अगर 80 के हैं, ठीक है, तो हमें पता है गुडविल कैसे निकलता है। हमने बोला कि जो एक्स्ट्रा हमने पे किया आपको 20 रुपीज,
क्योंकि इक्वल होना चाहिए था ना, हमने आपको जितने के कंसिडरेशन दिए आपसे उतना ही तो हम एक्वायर करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ हमने पेमेंट ज़्यादा किया है जस्ट बिकॉज आपकी गुडविल कुछ ना कुछ होगी। तो जो एक्स्ट्रा हमने पे किया है वो आपकी गुडविल के लिए पे किया है हमने। तो हम कह सकते हैं कि ₹20 विल बी पेड जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल, एक्स्ट्रा फॉर गुडविल, हम ये बोल सकते हैं ना कि हमने गुडविल के लिए पे किया है। तो आपको ये समझ में आया कि एनसीआई क्यों होता है। एनसीआई का मैंने फुल फॉर्म बताया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये एक्वायरर है, ये एक्वायरी है। आउटसाइडर का पैसा अगर बिजनेस के अंदर है, यानी कि ए लिमिटेड ने पूरा का पूरा बी लिमिटेड को एक्वायर नहीं किया, इसका मतलब 20% अभी भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। देखिए, कहने के लिए तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, बट क्या जब ए लिमिटेड को कोई डिसीजन लेना होगा बी लिमिटेड के अंदर, यानी कि अगर ए लिमिटेड चाहेगा कि वो बी लिमिटेड के शेयर्स बेच दे, ए लिमिटेड ने कहा कि बी लिमिटेड की एक मशीनरी है, मान लीजिए वो बेचना चाहता है, तो ए लिमिटेड को क्या बी लिमिटेड के वो रिमेनिंग जो 20% है उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जस्ट सपोज कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसमें मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने अगर का जो कंट्रोलिंग है, मान लीजिए वो बिजनेस के अंदर 60% है, लेट्स सपोज 60% उनका कंट्रोल है बिजनेस के अंदर। तो क्या जितने भी रिमेनिंग शेयर होल्डर्स हैं, क्या मुकेश अंबानी को उन रिमेनिंग शेयर होल्डर्स से पूछने की जरूरत है कोई भी एसेट्स बेचने से पहले? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, उनका राइट है, वो उनसे पूछेंगे नहीं, मतलब उनका ही चलेगा बिजनेस के अंदर। ठीक है सर। तो अच्छा, ये मैंने बोला कि आपने एक्वायर किया, तो एक्वायर करने के क्या क्या तरीके हैं। मैं आपसे अगर बात करूं कि आपने अगर कोई बिजनेस एक्वायर किया है, तो आप एक्वायर कैसे कर सकते हैं। या तो आप एक्वायर करें पैसे दे करके, मैंने उसको कैश दे दिया, कैश में 9,60,000 रुपीज पे कर दिया, या मैंने उस लाइबिलिटी उसके ले लिए, रेस कर लिए, यानी कि जो उसके लाइबिलिटीज थे, यानी कि सॉरी मैं इसको बता रहा हूँ, जैसे लाइबिलिटी रेस कर दिया मैंने उस पर, यानी कि वो मैंने उस पर कर चढ़ा दिया बहुत सारा। अब मैंने उसको इस तरीके से भी एक्वायर कर लिया, यानी कि ये भी हो सकता है कि मैंने उसे एक कुछ एसेट्स दिए हैं, एसेट्स भी दे सकता हूँ, या मैंने ईसॉप दिए हैं। ईसॉप बेसिकली एम्प्लॉयज को दिया जाता है, बट हमने ईसॉप शेयर्स इशू कर दिए, यानी कि बहुत तरीके हैं। या तो हमने अपनी कंपनी के शेयर्स बी लिमिटेड को इशू कर दिए, मैंने कहा अपनी कंपनी के शेयर्स बी लिमिटेड को इशू कर दिए, मतलब समझ नहीं आया। मतलब ये है कि मैंने बी लिमिटेड में जितने भी शेयर होल्डर्स बैठे हुए थे, मैंने उनसे ये कहा कि आप अपने शेयर्स को हमें दे दीजिए और हम आपको अपने शेयर्स दे देते हैं बदले में उसी वैल्यू में, यानी कि आप अब हम आपको एक्वायर कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो आप एक्वायर कैसे कर सकते हैं? या तो आपने शेयर्स इशू कर दिए, आपने कैश दे दिया, इक्विटी दे दिया, आपने कंटीजेंट कंसिडरेशन हो सकता है, एसेट्स दे दिया, आपने ई शॉप कोई शेयर्स इशू कर दिया। तो काफी तरह से आप ऐसे बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है। तो सर मैं अगर बात करूं कि परचेज कंसिडरेशन की, तो परचेज कंसिडरेशन में आप फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब फेयर वैल्यू ऑफ, देखिए परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं स्टडी मैट के अंदर, इसीलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं। फेयर वैल्यू ऑफ, ये लायबिलिटी रेस्ड है, ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन। देखिए यहाँ पे मैं हर जगह फेयर वैल्यू यूज कर रहा हूँ, आप नोटिस कर रहे होंगे। तो यानी कि हमें जब भी कोई चीज एक्वायर करते हैं, हम उसकी रिकॉर्डिंग फेयर वैल्यू पे करते हैं, यानी कि जो भी हम चीज एक्वायर कर रहे हैं, जो भी हम कंसिडरेशन दे रहे हैं, हर चीज का रिकॉर्डिंग फेयर वैल्यू के अंदर होगा। वैल्यू ऑफ ई शॉप, कैश एंड बैंक,
तो सर ये तरीके हैं, इन तरीके से आप बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं। मतलब आप बदले में उनको ये सब चीज़ें भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कैश दे के ही बिजनेस एक्वायर करेंगे किसी दूसरे का, आपके पास काफ़ी तरीके हैं। ठीक है, तो सर सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन बात करता है ऑन मार्च 31 कहता है के लिमिटेड ने एक्वायर किया है एल लिमिटेड को, और के लिमिटेड ने एल लिमिटेड को एक्वायर किया है, और के लिमिटेड ने इशू किए हैं 60,000 इक्विटी शेयर्स। मैंने कहा था आप अदर देन कैश के अलावा भी आप कई तरीके हैं, आप उससे भी आप बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं। शेयर्स इशू किए हैं, के लिमिटेड ने एल लिमिटेड को एक्वायर किया है, और एक्वायर किया उसने 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू करके। उसकी फेस वैल्यू है आपकी ₹10। दैट वाज ट्रेडिंग, वो जो शेयर्स हैं के लिमिटेड के वो आपके ट्रेड हो रहे हैं ₹240 में ऑन मार्च 31 में। यानी कि मैं ये बात करूं तो उस शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो आपकी है ₹10, लेकिन वो मार्केट में बिक रहे हैं आपके ₹240 में। यानी कि ये उसकी है फेयर वैल्यू। मैंने कहा था हमेशा फेयर वैल्यू ही देखेंगे। कहते हैं द बुक वैल्यू ऑफ एल लिमिटेड नेट एसेट्स वाज 72 लाख। जो एल लिमिटेड के नेट एसेट्स हैं वो आपके 72 लाख के हैं। ऑन मार्च 31 द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज असेस्ड ऑफ ₹1,35,00,000। तो मैंने कहा ये तो बुक में वैल्यू है ना, मुझे बुक में वैल्यू से तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे इससे मतलब है कि उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है। क्योंकि जब अगर मैं कोई कंसिडरेशन पे करूंगा तो मैं ये देख के करूंगा ना कि अभी मेरे शेयर्स मार्केट में कितने के ट्रेड हो रहे हैं, मैं उससे अपनी कंसिडरेशन दूंगा। और मैं जब एसेट्स एक्वायर करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि उस एसेट्स की वैल्यू मार्केट में अभी कितनी है। ठीक है सर, तो मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर मैं फ्रेम करूँ तो सेकंड क्वेश्चन है, ये बोलता है आपका आपका के लिमिटेड ने एक्वायर किए हैं के लिमिटेड ने एक्वायर किए हैं आपके एल लिमिटेड को। ठीक है सर, क्या कितने में एक्वायर किए हैं? 60,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं इसने। ठीक है, उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? एट द रेट फेस वैल्यू 10, बट उसकी मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू आप कह सकते हो, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है? ₹240 है। अच्छा, एल लिमिटेड के जो पास एसेट्स पड़े हैं, मैं अगर बात करूं नेट एसेट्स की एल लिमिटेड के, तो वो कितने के हैं? देखिए बुक में उसने रिकॉर्ड कर रखा है अपने शेयर्स 72 लाख रुपीस के। अच्छा, और उसकी जो एसेट्स है उसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो आपकी है 1,35 लाख। ठीक है सर, तो मैंने कहा कि हमें बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि इसके शेयर्स मार्केट में कितने के हैं, क्योंकि हमने एक्वायर किया, हमने जब एक्वायर किया तो हमने 60,000 के इक्विटी शेयर्स इशू किए। ओके, कह रहा है इस क्वेश्चन में हमें बताना है, जर्नल एंट्री करके बतानी है इन डेज 103 के हिसाब से। देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ये एग्जाम में यूजुअली नहीं पूछे जाते, बट हाँ इसको आप MCQs के लिए मार्क कर सकते हैं, कंसेप्ट के लिए मार्क कर सकते हैं आप। तो इसके जो शेयर्स हैं आपके, वो आपके, मैंने कहा कि हमें बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, ये बुक वैल्यू है, हमें मतलब है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है एसेट्स की। क्योंकि हमने जब बिजनेस एक्वायर किया है तो हम उसको शेयर इशू करेंगे, तो शेयर जब इशू करेंगे तो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से करेंगे ना। तो जब हम उसके एसेट्स एक्वायर करेंगे तो वो भी हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से एसेट्स एक्वायर करेंगे, ना कि बुक वैल्यू के हिसाब से। अच्छा, हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो हमने कहा ठीक है जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्रीज में पहली एंट्री हम मारेंगे एक्वायर करने की, तो हमारे पास क्या आया? हमने कहा डेबिट वर्ड्स कम्स इन, हमारे पास आया एसेट्स, तो हमने कहा नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने के हैं एसेट्स? 1,35 लाख के हमारे पास ये वाले एसेट्स हमारे पास आ गए। हम कौन है? जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ एक्वायरर, मतलब ए लिमिटेड।
ए लिमिटेड कौन है? एक्वायरर है, लीगल एक्वायरर एंड अकाउंटिंग एक्वायरर, वी हैव टू एज्यूम इट. ओके, सो नेट कंसिडरेशन नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट इज 1,35 लाख. हमने उनको क्या पे किया? हमने पे किया टू कंसिडरेशन. कंसिडरेशन हमने कितना पे किया है? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कैलकुलेटर हमने ये कहा कि कितने शेयर्स हमने पे किए थे? 60,000 इंटू में 240 कि हमने शेयर्स इनको दिए हैं. ठीक है, तो यानी कि हमने उसको 1,44,00,000 के शेयर्स हमने इशू किए बी लिमिटेड को, और बी लिमिटेड के हमने इतने कम शेयर्स एक्वायर किए, यानी कि हमने ज़्यादा पे किया बी लिमिटेड को. और हमें पता है जब भी हम ज़्यादा पे करते हैं तो हमें पता है कि अगले वाले बिजनेस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिसको हम गुडविल कहते हैं. तो वो हमने गुडविल के नाम से यहाँ पे लिख दिया. सो गुडविल अकाउंट डेबिट कितना हो गया सर? ये आपका आ जाएगा आपका 9 लाख. ठीक है, तो हमने कहा कि हमने अभी क्या किया? हमने बिजनेस परचेज किया. हमने कहा बीइंग बिजनेस परचेज, या हम इसको ये भी बोल सकते थे कि इतना कंसिडरेशन पे करना है उसको. देखिए इसमें आप देख सकते हैं हमने कितना एक्वायर किया है. ये हमने 100% एक्वायर किया है. यहाँ कहीं भी हमने क्या बोला था कि अगर 100% एक्वायर करेंगे तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अराइज नहीं होगा. और अगर हमने कहा कि आपने 100% से कम एक्वायर किया तो आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कंसेप्ट अराइज हो जाएगा. ठीक है सर, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. यहाँ पहली एंट्री कंप्लीट हो गई. एंट्री ये बोला कि हमने बिजनेस एक्वायर कर लिया है. ठीक है, अब आपको सेकंड एंट्री ये माननी है कि आपको पे करना है. तो ये जो हमने एंट्री की थी ये हमारी एंट्री थी बिजनेस परचेज करने की. अब हम पेमेंट करेंगे. देखिए हमने अगर ए लिमिटेड ने एक्वायर किया है, बी लिमिटेड के ने एल को अगर एक्वायर किया है तो उसने अपने शेयर्स इशू किए थे और इसके फेयर वैल्यू के एसेट्स इसने एक्वायर कर लिए थे. जब एक्वायर किया तो अब वो उसको पेमेंट करना है. तो पेमेंट वो करेगा कैसे? हमें पता है उसने शेयर्स से पेमेंट करना है, तो हमें लिख देना है. हमने कहा हमने ये भी पढ़ा है डेबिट क्रेडिट रूल. अब कंसिडरेशन को हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि अब हमें उसका पेमेंट करना है. ठीक है, तो हमने पेमेंट किससे करना है? इक्विटी शेयर्स से हमने पेमेंट करना है. देखिए इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए थे एल लिमिटेड को, तो अब हमें इक्विटी शेयर्स दे करके पेमेंट करना है. कितने का पेमेंट करना था सर? 1,44,00,000 का पेमेंट हमें करना था. अच्छा ये क्यों लिख दिया हमने अदर इक्विटी? देखिए अदर इक्विटी क्यों लिख दिया? इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि हमने कितने शेयर्स इशू किए थे. 60,000, उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये. यानी कि हमने इक्विटी तो अपने जो इक्विटी इशू किए हैं, जो हमारे जैसे मैंने बोला जिसकी कॉस्ट जो है वो इक्विटी शेयर्स की 60,000 इंटू में 10 यानी कि 6 लाख के हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं. और जो अदर के नाम से हमने डाला है वो हमने डाला है 60,000 इंटू में 230. वो आपका कितना आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा 60,000 इंटू में 230, तो आपका आ जाएगा 1,38,00,000 रुपीज़. ठीक है सर, तो ये आपका हो गया. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है अपना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमें 2 एंट्री करनी थी. हम यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग कंसिडरेशन पेड. हम ये लिख सकते हैं कंसिडरेशन पेड. ठीक है. अच्छा, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है. वो मैं आपको बता देता हूँ. वो छोटा सा कंसेप्ट है आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को लेकर के. देखिए मैंने समझाया पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कब एक्वायर होता है? जब एक्वायरी को 100% परचेज नहीं करता है, तब आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अराइज होता है. ठीक है, तो देखिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के ऊपर एक बार और डिस्कशन कर ही लेते हैं. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे NCI. ठीक है, देखिए इसके लिए हमें बेसिकली 2 मेथड पढ़ने हैं. ठीक है, 2 मेथड क्या पढ़ने हैं वो मैं सब आपको बता दूंगा आगे वाले. ठीक है, टाइम पे मैं आपको एक पहला एग्जांपल देता हूँ. ए लिमिटेड है. ठीक है, जैसा आपको एग्जांपल दिया था, ए लिमिटेड ने एक्वायर किया बी लिमिटेड को. ठीक है,
ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया मान लीजिए, अब इसने एक्वायर किया 60%, मैंने वहाँ बोला था आपको 100%, मान लीजिए 60% एक्वायर किया। अच्छा, बी लिमिटेड ने इसको नेट एसेट्स दिए, अपने नेट एसेट्स अपने दे दिए, यानी कि अभी इस बिजनेस के अंदर मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 40% कंट्रोल आउटसाइडर का है, यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो मैं अगर सपोज करता हूँ कि टोटल बी लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो आपके हैं, मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख शेयर्स हैं, तो जिसमें से अब 60,000 पे राइट हो गया ए लिमिटेड का, और 40,000 अभी भी किसके पास है, आउटसाइडर्स के पास है। ठीक है, टोटल शेयर्स, इसके नंबर ऑफ शेयर्स इतने थे। तो यहाँ पे मैंने उस वाली बात को बताया कि 100% आपका अगर होता है तो NCI नहीं होता, लेकिन अगर आपका लेस देन 100% होता है तो आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अराइज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए नेट एसेट्स इसके पास कितने के हैं, मैं ये बोल रहा हूँ अगर इसने एक्वायर किया 60%, तो क्या ये भी लिमिटेड भी इसको 60% ही एसेट्स बेचेगा? देखिए एसेट्स तो इसके पास 60% आएंगे, लेकिन इसके पास जो राइट होगा ना ये लिमिटेड के पास, वो पूरे 100% होगा। सर वो कैसे? मैंने आपको बताया था मुकेश अंबानी ने भले 60% राइट है, लेकिन अगर उसको इसके कोई एसेट्स बेचने हो तो उसको इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। वो ये कहेगा कि ठीक है मुझे ये फलाना एसेट्स बेचना है, मैं इसे बेच दूंगा, मुझे इनसे पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा इस पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मेरा इस पर ज़्यादा राइट है इनके कंट्रोल पे, यानी कि मैं ही बिजनेस चला रहा हूँ, मैं ही हूँ करता धरता, तो मैं इनसे पूछूं ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ये लोग क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मतलब इनका कोई कंट्रोल नहीं है बिजनेस के ऊपर। ये ऐसा तो पता है, जब हम गुडविल अब कैलकुलेट करेंगे ना, तो गुडविल अब कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, बट अब हमें देखना है कि कंसिडरेशन मतलब जो हमने पे किया, हमने अगर मान लीजिए 60% एक्वायर किया इसका, तो हमने मान लीजिए 60% के लिए हमने अगर 6 लाख रुपए पे किए, ठीक है 6 लाख रुपए पे किए, तो हमने वो 6 लाख रुपए किसके लिए पे किए? हमने वो इसके लिए पे किए जितना हमने एक्वायर किया है, हमने 60% एक्वायर किया है। हमने कहा 60% एक्वायर किया है तो हमने 6 लाख रुपए पे किए। अभी भी 40% आउटसाइडर का इसमें है, यानी कि अभी टोटल ये कंसिडरेशन अगर मैं बात करूं तो कंसिडरेशन तो 100% को कहते हैं ना कि कितना टोटल वैल्यू है, क्योंकि आप उसका कंपैरिजन नेट एसेट से करेंगे। इसकी जो पूरे एसेट्स हैं उसका कंपैरिजन आप इस 60% से तो नहीं कर सकते ना, आपको इसके लिए 100% की वैल्यू चाहिए होगी, यानी कि कितना मैं परचेस कर रहा हूँ, कितने की वैल्यू इन्होंने होल्ड कर रखी है। तो मैं यहाँ ये बोलूँगा कि 60% और प्लस 40%, फिर मैं माइनस करूँगा नेट। देखिए 60% जो है वो CI है, मतलब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, और जो 40% है वो आपका क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, यानी कि ये वो पोर्शन है जो आउटसाइडर ने बिजनेस में होल्ड कर रखा है। अच्छा, नेट एसेट्स मान लीजिए कितने के हैं, मैं अगर बात करूँ नेट एसेट्स आपका 100% हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ ना ये, तो आपका 100% होगा। या तो देखिए ये आपका अब कंपेयर हो सकता है इसमें, क्योंकि ये दोनों वैल्यू लगभग सेम है, या तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन ये परसेंटेज तो मैं कह रहा हूँ सेम होगा ना। ठीक है, तो जब नेट एसेट्स ए लिमिटेड, मैंने इसको यहाँ पे 100% लिखा, मैंने ये क्यों लिखवाया 40%, जबकि मैंने परचेज तो 60% किया था, तो मुझे 60% से करना चाहिए था। लेकिन इसने कहा कि नहीं, जब मैं कोई एसेट्स बेचूंगा तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ ही लिख सकता हूँ इस पर कि मेरे पास सेलिंग राइट्स हैं, और मुझे ये नहीं है कि नो नीड टू आस्क और टेक परमिशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रॉम आउटसाइडर्स, मुझे आउटसाइडर्स से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था मुकेश अंबानी का, ठीक है मुकेश अंबानी को पूछने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। अब आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जो मैंने आपको बात बताई कि जो NCI होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड आपके हैं। देखिए 2 मेथड कौन कौन से हैं, तो पहला जो मेथड है वो कहता है प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स
मेथड, ये आपका पहला मेथड है प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपका एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का आपके पास दो मेथड है। देखिए आपको इसकी तो वैल्यू पता है 6 लाख है, बट आपको इसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। मैं कह रहा हूँ इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है। अब आपको क्लियर हो रहा है, यानी आपको पता है कि 60, तो मैंने बोला कि आपको अगर जो 40% है इसको, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे पास दो मेथड है। देखिए पहला मेथड है प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड, दूसरा आपका है फेयर वैल्यू मेथड। सर ये दोनों मेथड क्या है, बहुत इजी है। देखिए प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड क्या कहता है, तो आपका ये मेथड कहता है कि आपको पहले देखना है कि आपके जो बी लिमिटेड है, एक्वायरी है, उसका टोटल नेट एसेट्स कितना है। मैं कहता हूँ लेट सपोज उसका टोटल नेट एसेट्स 10 लाख है। ये कहता है कि पहले हम लेंगे नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी। एक्वायरी का नेट एसेट्स उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अदर देन एक्वायरर। एक्वायरर के अलावा यानी कि आउटसाइडर ने कितना होल्ड कर रखा है इसमें। तो मैं अगर बात करूं तो देखिए 60% होल्ड कर रखा है एक्वायरर ने, जो कि ए लिमिटेड है। आउटसाइडर ने होल्ड कर रखा है 40% बिजनेस के अंदर। और नेट एसेट्स कितने के हैं, मान लीजिए 10 लाख, तो 10 लाख इंटू 40 यानी कि आपका जो एनसीआई निकल गया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकल गया, वो आपका नेट एसेट्स मेथड से 4 लाख निकल गया। ठीक है सर, वो तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे ना सर कि 60% 60 से डिवाइड कर दिया तो आपको 100 निकल के फिर 100 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो देखिए आप करेंगे तो फिर अल्टीमेटली वही कि आप 100% मतलब जितने के टोटल एसेट्स हैं उसको आप 40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 लाख आ जाएगा। यानी कि 4 लाख के से आपके नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है जो आउटसाइडर ने होल्ड कर रखे हैं। तो ये होता है एसेट्स। अगर आपके पास ये सब वैल्यूज गिवन है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर अगर आपका एसेट्स की वैल्यू गिवन होगी, यानी कि आपके पास एक्वायरी का एसेट्स गिवन होगा, आपको पता होगा कि एक्वायरी जो मतलब एनसीआई जो है उसका परसेंटेज कितना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इजीली। सेकंड पोर्शन बोलता है कि आप निकालें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय, मतलब कितना इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखा है अदर देन एक्वायरर ने। तो भाई हमें तो पता है ना कि एक्वायरर ने कितना होल्ड कर रखा है, यहाँ पे 40% यानी कि 40,000 इसने होल्ड कर रखा है। आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, हमने कहा किससे मल्टीप्लाई कर दें, आप मल्टीप्लाई कर दें मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायरी। एक्वायरी का जो मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर्स का, आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर मार्केट प्राइस आपका गिवन है और आपको पता है कि कितना होल्ड कर रखा है अदर देन एक्वायरर ने, मैंने यहाँ पे लिखा है अदर देन एक्वायरर। एक्वायरर को छोड़ गया, यानी कि एक्वायरी ने, ये एक्वायरी है ये एक्वायरर है, एक्वायरी ने कितना होल्ड कर रखा है। आपने कहा एक्वायरी ने होल्ड कर रखा है 40,000 और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायरी कितना है, मान लीजिए मार्केट प्राइस का 100 रुपीज है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर इसने बोला है, आप स्टडी मैट के अंदर अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये गिवन है, जो बात करता है कि ए लिमिटेड एक्वायर कर रहा है 80% ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने कितना एक्वायर किया, 80%, यानी कि 20% इज होल्ड बाय द आउटसाइडर, दैट मीन्स दिस इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सो कितना एक्वायर किया है, 9,60,000 के शेयर्स एक्वायर किए हैं। सॉरी, ए लिमिटेड ने एक्वायर किया 80% ऑफ बी लिमिटेड। कितने में एक्वायर किया है, 9,60,000 रुपीज में, जो कि इसने पेड किया है बाय इक्विटी एट पार। मतलब इसने 9,60,000 के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को, और उसको एक्वायर किया है 80%, यानी कि 20% अभी भी बाहर वालों ने एक्वायर कर रखा है। अच्छा, बी लिमिटेड बी लिमिटेड उसके फेयर वैल्यू कितने है, नेट एसेट्स कितनी है उसकी। तो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जिस टाइम हम ये बिजनेस एक्वायर कर रहे थे उस टाइम पे उसकी जो फेयर वैल्यू थी वो है आपकी 8 लाख रुपीज। हमें निकालना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना है और गुडविल निकालना है। जनरल एंट्री करनी है इन द बुक ऑफ ए, मतलब एक्वायरर। एक्वायरर कौन है, ए लिमिटेड, और ये है एक्वायरी,
ठीक है। तो हमें 3 चीज़ निकालनी है। पहली बात तो हमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालनी है, जो हमें पता है कैसे निकलता है। गुडविल हमें निकालना है, वो हमें पता है। ए हमें निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एनसीआई गिवन है। एनसीआई का मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक था नेट एसेट्स मेथड, एक था आपका फेयर वैल्यू मेथड। तो नेट एसेट्स मेथड में आपको पता है कि आपको पता होनी चाहिए कि एक्वायरी जो है, आपके पास दोनों मेथड था। तो नेट एसेट्स मेथड आपको पता है कि जो एक्वायरी है उसके बिजनेस यानी कि उसका जो नेट एसेट्स कितने का है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो 8 लाख है। आपको पता है कि जब 8 लाख उसकी मार्केट वैल्यू आप 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मैंने वो बताया था कि वो परसेंटेज जो अदर देन एक्वायरर ने होल्ड कर रखी है। तो एक्वायरर ने कितना होल्ड कर रखा है, 80%, और अदर देन एक्वायरर ने 20%। तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, यानी कि 1,60,000 आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकल गया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आपको मैंने गुडविल बताया था, तो गुडविल का भी कैलकुलेशन ऐसी होगा। तो आप देखिए मैं 1 बाय 1 इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने बोला कि मैं पहले क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ। क्वेश्चन फ्रेम थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये बताया था कि एक ए लिमिटेड है और एक आपका बी लिमिटेड है, ठीक है। ए लिमिटेड ने एक्वायर किया है बी लिमिटेड को 9,60,000 रुपीज के शेयर्स दे करके। मैंने कहा ये शेयर्स पे किए हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपने इक्विटी शेयर्स दे करके कितने के पे किए हैं, यानी कि आपने पे किया 9,60,000 इक्विटी शेयर्स पे करके, इतने की इक्विटी शेयर्स आपने पे किया। अच्छा मैं बात करूँ अगर, तो बी लिमिटेड के जो नेट एसेट्स हैं वो कितने के हैं, तो उसके नेट एसेट्स की मैं बात करूँ तो उसकी जो फेयर वैल्यू है नेट एसेट्स की, वो आपके 8 लाख रुपीज़ की क्वेश्चन में गिवन था। 8 लाख की फेयर वैल्यू गिवन है। आपको रिक्वायर्ड क्या है, क्या निकालना है आपको निकालना है फर्स्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, एंड गुडविल निकालना है। मैंने कहा ये 2 चीज़ निकालनी है। तो पहले हम निकालते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालने के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। पहला बताया था आपको नेट एसेट्स प्रोपोर्शनेट एसेट्स नेट एसेट्स मेथड, और दूसरा आपको बताया था फेयर वैल्यू मेथड। तो प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड के लिए मैंने बताया था 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको अगर एक्वायरी के नेट एसेट्स, एक्वायरी के नेट एसेट्स, मैंने क्या बोला, नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी, यानी कि उसकी फेयर वैल्यू जो है एक्वायरी के नेट एसेट्स की, एक्वायरी गिवन है उसको 20% से, तो नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी जो है आपका, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। और मैंने कहा था आपको मल्टीप्लाई करना है आपको परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अदर देन एक्वायरर, एक्वायरर के अलावा। तो भाई एक बात बताओ, हमने कहा था कितने परसेंट एक्वायर किए थे इसने एक्वायर किया था 80%, यानी कि अभी भी इस बिजनेस के अंदर 20% आउटसाइडर का पैसा है, ठीक है सर। 20% अभी भी आउटसाइडर का पैसा है। तो पहला मेथड हमने कहा नेट एसेट्स हमें एक्वायरी के पता है कितने हैं, 8 लाख, और हमें परसेंटेज भी पता है कि अदर देन एक्वायरर के अलावा, एक्वायरर जो है वो ए लिमिटेड है, एक्वायरर ने 80% होल्ड किया, यानी कि आउटसाइडर ने कितना होल्ड किया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है, वो आपका है 20%। तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ₹1,60,000 रुपीज़। तो ये हमने निकाल लिया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब अगर मैं बात करूँ गुडविल की, तो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है क्या है। वो हमने बोला था कि कंसिडरेशन प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस नेट एसेट्स। सर ये कहाँ से आ गया, हमने कहा देखिए कंसिडरेशन तो हमें पता है, हमने कहा कंसिडरेशन हमें पता है, हमने कितना पे किया था, हमने पे किया था 9,60,000 रुपीज़। अच्छा, और हमने जो एनसीआई निकाला अभी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मैंने इसी के लिए तो कहा था आपको कि ये पूरी कैलकुलेशन करनी है। 2 मेथड बताए थे आपको, नेट प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड और वो आपको फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है। तो हमने ये निकाला, ये 1,60,000 ये निकाल लिया हमने। अब नेट एसेट्स हमारे कितने के थे, वो हमारे 8 लाख रुपीज़ के थे। अब हमारी गुडविल भी निकल जाएगी। अगर हम इसको ऐड करते हैं 9,60,000 प्लस 1,60,000 माइनस 8 लाख, तो ये हमारा गुडविल निकल के आ रहा है आपका ₹3,20,000 रुपीज़ का हमारा क्या निकल के आ रहा है, गुडविल। तो सर हमने 2 चीज़ तो निकाल ली। पहला हमें बोला था क्वेश्चन में एनसीआई निकालने को कहा था, दूसरा गुडविल निकालने को कहा था, हमने ये 2 निकाल लिया। अब हमें जनरल एंट्री करनी है इन द बुक ऑफ एक्वायरर, यानी कि ए, और एक्वायरर कौन है, ए लिमिटेड है। तो अब हमें इसकी बुक में एंट्रीज करनी है, तो चलिए एंट्री कर देते हैं। तो सेकंड हमें बोल रहा था जनरल एंट्रीज
एंट्रीज करनी है हमें, तो जनरल एंट्रीज अगर हम करने की बात करें तो हमारे पास क्या आया, हम किसके हिसाब से करते हैं, इन द बुक ऑफ एक्वायरर ए लिमिटेड, ठीक है, इन द बुक ऑफ ए, ठीक है सर। तो ए लिमिटेड की बुक में करना है तो हमने कहा हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया एसेट्स, तो नेट एसेट्स डेबिट, अकाउंट डेबिट, हमारे पास कितने के एसेट्स हैं, हमारे पास आए हैं 8 लाख रुपए के एसेट्स, ठीक है। अच्छा, और हमने कितना पे किया है कंसिडरेशन, हमने पे किया है कंसिडरेशन उसको हमने पे किया है, यानी कि देखिए ये जो 8 लाख है ना सर, यहाँ पे अब हम एनसीआई लिखने का क्या मतलब है आपको बताता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ लिखता हूँ टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो मैंने इसको पे किया 9,60,000 रुपीज, तो मैंने ये पे किया, ये गुडविल हमने यहाँ भी निकाल दिया था, अब हम उसको वही जनरल एंट्री में दिखानी है। तो देखिए हमने ये निकाला और हमने एनसीआई कितने का निकाला, 1,60,000 रुपीज हमने निकाला नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो सर हमने यहाँ पे एनसीआई क्यों लिख दिया, हमने जब एसेट्स परचेज किया 80 लाख, तो क्या ये 80% के लिए था, नहीं, ये हमारा 100% के लिए वैल्यू की बनती है हमें, तो हमने इसीलिए एनसीआई का यूज किया। तब हमें एक्चुअल में गुडविल पता चला कि गुडविल कितनी है बिजनेस की, गुडविल हमारी आ गई है 3,20,000 रुपीज। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ना एक एंट्री हमें और करनी चाहिए हमें, ये तो हमने किस लिए किया था, बीइंग बिजनेस एक्वायर, हमने जो बिजनेस एक्वायर किया उसकी हमने एंट्री मारी है ना, एक्विजिशन की, ठीक है। अब हमें सेकंड एंट्री मारनी है पे करने की, तो पे करने के लिए हमने पता है कि हमें कितना पे करना है, क्या हमें इस एनसीआई के लिए भी पे करना है, क्या हमने ये परचेज किया, नहीं, हमें पे करना है कंसिडरेशन जितना हमने एक्वायर किया है। तो हमने कहा कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, यानी कि 9,60,000 में पे करना था, ठीक है। किस फॉर्म में पे करना था सर, हमने स्टार्टिंग के ही लाइन में पढ़ा था, क्वेश्चन में गिवन था, इसमें लिखा हुआ था कि ए लिमिटेड ने एक्वायर किया 80% ऑफ बी लिमिटेड, 9,60,000 पेड बाय इक्विटी। मैंने किससे बोला, इक्विटी से आपने पे किया, आपने कैश में पे नहीं किया, आपने इक्विटी मतलब शेयर्स में आपने पे किया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,60,000। सर एक बात बताइए, आपने इसकी क्यों नहीं एंट्री की, सर ये तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ना, ये हमने परचेज थोड़ी ना किया, ये तो आउटसाइडर ने होल्ड किया था, हमने जितना एक्वायर किया हमने उसकी वैल्यू पे की, ठीक है सर। ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जेड लिमिटेड ने एक्वायर किया है 60% इंटरेस्ट इन पी लिमिटेड, यानी कि ये भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 60% एक्वायर किया है ना, यानी कि रिमेनिंग 40% इज एक्वायर बाय द आउटसाइडर, रिमेनिंग 40% इज एक्वायर बाय द आउटसाइडर, ठीक है सर, रिमेनिंग 40% इज एक्वायर बाय द आउटसाइडर। कहता है कब, ऑन January 1st 2017, हमें डेट गिवन है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम करूंगा बढ़िया से। जेड लिमिटेड ने एक्वायर किया 60% इंटरेस्ट इन पी लिमिटेड ऑन January 1, 2017 में। जेड लिमिटेड ने पे किया है 720 लाख, यानी कि एक्वायरर ने पे किया है 720 लाख इन द फॉर्म ऑफ कैश। मैंने कहा था बहुत सारे फॉर्म है परचेज कंसिडरेशन के अंदर, आप चाहे तो कैश में परचेज करें, ठीक है। फॉर द इंटरेस्ट इन पी, यानी कि जितना उसने परचेज किया है, उसने 60% एक्वायर किया है, तो उसके लिए उसने कंसिडरेशन कितना पे किया, उसने 720 लाख रुपीज पे किया। कहता था फेयर वैल्यू ऑफ पी लिमिटेड, अब बात कर रहा है एक्वायरी की, यानी कि यहाँ तक बात हुआ एक्वायरर की कि एक्वायरर ने 60% परचेज किया, उसने 720 लाख दिया कैश इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, जितना भी उसका इंटरेस्ट था पी लिमिटेड के अंदर। अब पी लिमिटेड की मैं बात करता हूँ, तो पी लिमिटेड की बात करें तो पी लिमिटेड के बता रहा है कि उसके एसेट्स जो थे वो आपके थे 1,18,000, मतलब 1800, यानी 1800 लाख के उसके एसेट्स थे, और उसकी जो फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज थी ना वो आपके 900 लाख दे रखा है। आपको जनरल एंट्री करनी है फॉर द एक्विजिशन यूजिंग द इंड ईयर्स, एज्यूमिंग हमें ये करना है कि पी लिमिटेड डज नॉट विश टू रिपोर्ट द एनसीआई एट फेयर वैल्यू, ठीक है सर। ये क्या मतलब है, मैं पूरी लाइन का आपको समअप करके बता देता हूँ। देखिए पूरी लाइन का अगर मैं समअप करूँ क्वेश्चन नंबर 4, तो ये कहता है कि एक जेड लिमिटेड है, इसने एक्वायर किए हैं पी लिमिटेड को, एक्वायर 60% एक्वायर किया ना इसने, और इसने क्या पे किया बदले में, पेड ₹720 लाख। और सर किस फॉर्म में पे किया ये भी बता दो ना, कैश में पे किया इसने, और डेट बता दो, डेट भी तो लिखा हुआ था ऑन 1 Jan 2017 को पे किया था।
अच्छा, इसके बदले में इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा नेट एसेट्स। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, हर जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ नेट एसेट्स, मैंने एसेट्स नहीं लिखा, मैंने हर जगह लिखा नेट एसेट्स। अच्छा, क्वेश्चन में आउटसाइडर्स का पैसा कितना लगा है सर, 40% है। इसको हम क्या कहते हैं, एनसीआई कहते हैं। एनसीआई के दो मेथड बताए थे आपको, नेट एसेट्स मेथड, सॉरी प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड और आपका फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, अब मैं पी लिमिटेड की मैं बात कर लूँ तो इसकी अगर नेट एसेट्स की मैं बात करूँ कितने के हैं, तो सर इसकी हमें पता है एसेट्स हमें दिए थे, उसकी फेयर वैल्यू थी हमारी 1800 लाख हमें गिवन था। अच्छा, हमें तो चाहिए, ये तो एसेट्स की वैल्यू थी ना, हमें लाइबिलिटीज भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। लाइबिलिटी कितनी है इसमें, 900 लाख की लाइबिलिटी है, 900 लाख की इसमें लाइबिलिटी भी गिवन है। यानी कि अगर मैं नेट की बात करूँ, नेट कर दूँ इसका, तो उसकी नेट कितने की हो जाएंगी एसेट्स, उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 900 लाख की। ठीक है, यानी कि 900 लाख के शेयर्स ये हो जाएंगे, हाँ सॉरी एसेट्स हमारे हो जाएंगे। अच्छा देखिए, एनसीआई क्वेश्चन में हमें पहले ये बताना है, हमें तो पहले जनरल एंट्री करनी है। तो मैं एक बार चलिए एनसीआई निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो एनसीआई अगर मैं निकाल दूँ, तो एनसीआई निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूले, हमारे पास 2 मेथड्स थे, पहले तो मैं वो भी लिख देता हूँ, कोई नहीं। 2 मेथड्स थे हमारे पास। पहला मेथड्स हमें पता है, एक आपका था प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड, दूसरा आपका था फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है कि आपका नेट एसेट्स इनटू में परसेंटेज अदर देन, यानी कि परसेंटेज ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला जो आउटसाइडर ने होल्ड कर रखा है। और इसके लिए हमें पता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू में मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरी। ठीक है, एक्वायरी के पास जो शेयर्स मतलब मार्केट प्राइस उसकी हमने वो लिख दिया। ठीक है, अच्छा एनसीआई निकालना है सर। एनसीआई की मैं बात करूं तो एनसीआई हमें निकालना है, तो क्वेश्चन में लाइन में ये कहा था लास्ट लाइन में कि देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन में ना एक लास्ट में लाइन लिखी है कि जो पास द जनरल एंट्री फॉर द एक्विजिशन यूजिंग इंड एस एज्यूमिंग दैट पी लिमिटेड जो है यानी कि एक्वायरी है, वो चाहता है कि आप जो एनसीआई निकालें उसको आप फेयर वैल्यू मेथड से ना कैलकुलेट करें, यानी कि जो एक आप उसको करें नेट एसेट्स वैल्यू मेथड से। यानी कि हमने कहा ठीक है, हमारे पास डाटा भी अवेलेबल है नेट एसेट्स के लिए, हमने कहा नेट एसेट्स की हमारी वैल्यू केवल है 900 लाख और हमें परसेंटेज भी पता है, हमने दोनों से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, हमने क्या किया कि 900 मल्टीप्लाई बाय आपका 40%, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा अप्रॉक्स 360 लाख, यानी कि आउटसाइडर का पैसा 360 लाख इस बिजनेस के अंदर लगा है। ठीक है, अब हमने एनसीआई निकाल दिया, अब हमें जनरल एंट्री करनी है सर, सिंपल सी बात है। चलिए ना जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्रीज। तो हमने कहा नेट एसेट्स कितने के हमने एक्वायर किए, हम कौन है, हम है जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ जेड लिमिटेड की बुक में, यानी कि हम कौन है, हम एक्वायरर हैं। हमारे पास नेट एसेट्स कितने के हैं, नेट एसेट्स डेबिट कितने के हुए, 900 लाख के, 900 लाख की हमने एसेट्स एक्वायर की। हमने बदले में क्या पे किया सर, हमने पे किया कंसिडरेशन हमने कितना पे किया था, हमने पे किया था 720 लाख रुपीस पे किया था ना, तो हमने टू कंसिडरेशन लिखा 720 लाख, यानी कि 720 लाख हमने पे किया था। अच्छा सर, क्वेश्चन में एनसीआई भी गिवन था, हाँ हमने अभी तो निकाला 360 लाख हमने निकाला नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सो इस क्वेश्चन में जो गुडविल निकल के आया बैलेंसिंग फिगर, वो आपका निकल के आया आपका 360 लाख का आपका गुडविल इस क्वेश्चन के अंदर निकल के आया। ठीक है, तो ये हमने बोला कि हमने एक्वायर किया बिजनेस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इन एडिशन बीइंग बिजनेस एक्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने ये वाली एंट्री कर दी। अब हमें पे करने की एंट्री करनी है, तो पे करने के लिए हमने बोला था क्या हमें पे करना है, हमें कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट कितना 720 लाख टू किस फॉर्म में हमें पे किया था, हमें पे किया था किस फॉर्म में, कैश पे किया था ना 720 लाख, तो टू कैश लिख देना है सिंपल 720 लाख
देखिए हमने यहाँ पे किस फॉर्म में पे किया था, हमने यहाँ पे किया था इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। तो हमने कैश में पे कर दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बीइंग कंसिडरेशन पेड, ड्यूरेशन पेड। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कहता है कि ऑन 1 जनवरी एम लिमिटेड ने एक्वायर किया 80% ऑफ इक्विटी शेयर्स, परचेज किया 80% ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटरेस्ट ऑफ पी लिमिटेड इन द एक्सचेंज ऑफ ₹216। द आइडेंटिफिएबल एसेट्स एक्वायर आर मेजर्ड एट ₹350 एंड द लायबिलिटी एज्यूम्स आर मेजर्ड एट ₹50। सर कुछ भी समझ नहीं आया है ना, समझ देखिए क्या ये है। एम ने एक्वायर किया पी को 80%, बदले में उसको पे किया 216 रुपये। उसके जो एसेट्स हैं एक्वायरी के पी लिमिटेड वो आपके 350 और एक्वायरी के आपके लाइबिलिटीज हैं वो है 50 रुपीज़। यानी कि हमने इसको हट करके नेट एसेट्स निकाल देना है और फिर अपने उसको कंपेयर करना है इससे, यानी कि ये जो कंसिडरेशन पे किया है इसने, लेकिन कितने परसेंट है, ये तो 80% है, तो यानी कि 20% होल्ड कर रखा है आउटसाइडर्स ने, यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी निकलेगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, तो अच्छा हमें बोला है कि क्या करना है, हमें इसमें जनरल एंट्री माननी है। तो जनरल एंट्री हम अगर करके दिखा दें तो जनरल एंट्री देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहले है एम लिमिटेड। एम लिमिटेड ने क्या एक्वायर किया है पी लिमिटेड को, ठीक है। कितना एक्वायर किया है, 80% एक्वायर किया है ना, ठीक है। 80% एक्वायर किया है और बदले में क्या दिया है उसको, ₹216 किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में पे किया है। अच्छा इसकी अगर मैं एसेट्स की बात कर लूँ भाई, तो इसके नेट एसेट्स कितने के हैं, तो हमने कहा इसके पहले एसेट्स देखिए, तो एसेट्स की जो फेयर वैल्यू है वो आपकी है 350 और लाइबिलिटीज़ जो है वो उसकी वैल्यू है 50, यानी कि नेट एसेट्स की जो फेयर वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी आएगी 300। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि उसने कितने के एसेट्स पे किए इसको, नेट एसेट्स 300 के, ठीक है सर। अब जनरल एंट्री में अगर कर दूं, जनरल एंट्रीज, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया नेट एसेट्स, कितने के एसेट्स आए हमारे पास, अकाउंट डेबिट, हमारे पास एसेट्स आए हैं 300 के, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे 80% एक्वायर था, तो यानी कि 20% इज होल्ड बाय द आउटसाइडर विच मीन्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज अराइज। ओके सो हमने क्या कितने के एसेट्स परचेज किए, हमने 300 के एसेट्स परचेज किए, हमने बदले में क्या दिया, कंसिडरेशन कितना पे किया, हमने 216 पे किया। अच्छा हमें अब ये भी बताना है कि इसमें लाइबिलिटीज कितने के थे। देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे 300 लिख दें या पूरा 350 लिख के दिखा दें, यानी कि आपने यहाँ अगर 350 लिख दिया तो आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज भी शो करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज आपको 50 रुपये, यानी कि वही अल्टीमेटली सेटअप हो जाएगा पूरा अमाउंट। अच्छा अब आपको ये भी बताना है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है आपका। तो देखिए हमने पता था हमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना आता है, हमने कहा यहाँ पे वर्किंग नोट लिख दिया। देखिए वर्किंग नोट लिखा तो नीचे आ जाइए वर्किंग नोट में, तो एनसीआई निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नेट एसेट्स मेथड में हमें एसेट्स पता होनी चाहिए, परसेंटेज पता होनी चाहिए 20%, यानी कि 300 मल्टीप्लाई बाय 20%, यानी कि विच इज़ अप्रॉक्स टू 60 रुपीज़। तो आपका 60 रुपीज़ का आपका आ गया, यानी कि आपका एनसीआई 60 रुपीज़ आ गया। अब अगर मैं कैलकुलेट करके देख लूँ तो कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा 216 प्लस 50 प्लस 60, यानी कि 326 माइनस 216, यानी कि आपका इसमें गेन और बार्गेन निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है सर, मैंने कुछ गड़बड़ किया है शायद। देखिए हमें 350 माइनस 216 माइनस 50 माइनस 60, यानी कि 24 रुपीज़ का। तो हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये अमाउंट ज़्यादा है, हमें यहाँ पे लिखना है गेन और बार्गेन।
देखिए हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने कंसिडरेशन ज़्यादा पे किया था, एसेट्स कम के परचेज किए थे, यानी कि हमने गुडविल के लिए पे किया था। अब इस केस में हमने उल्टा किया है, हमने पैसे कम पे किए हैं, एसेट ज़्यादा के एक्वायर किए हैं। यानी कि हमने, जैसे हम कहते हैं ना, हम कोई सामान खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो अगर वो सामान महंगा है तो हम बार्गेनिंग करते हैं, हम बोलते हैं ना कि आप हमें सस्ते पे दे दीजिए। जितना आप सस्ते पे लगाएंगे उतना आप उसे गेन और बार्गेन दिखा सकते हैं, यानी कि 24 रुपीज़ आपने गेन और बार्गेन किया है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए यहाँ पे, एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ओके, थैंक यू।